नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। भारत किसानों का देश है, जहां ग्रामीण आबादी का अधिकतम अनुपात कृषि पर आश्रित है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने किसानों के उत्थान और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाया है। इस क्रम में कृषि और किसानों के विकास के लिए बहुत सी योजनाएं लागू की गईं। इन्हीं में से एक योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी और अब इसे पूरे 5 वर्ष हो चुके हैं। इन 5 वर्षों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को न सिर्फ फसल के नुकसान के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित हुई है, बल्कि किसी अप्रत्याशित आपदा के कारण बुआई में आने वाली परेशानी से भी सुरक्षा मिली है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तमाम पहलुओं और योजना के अब तक के सफर पर चर्चा करेंगे। फसल बीमा के 5 वर्ष, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर आशीष भूटानी, भारतीय कृषि बीमा कंपनी में मुख्य प्रबंध निदेशक श्री मलय पोद्दार, वरिष्ठ पत्रकार श्री अरविंद कुमार सिंह और भारत कृषक समाज के अध्यक्ष और किसान नेता डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए किसान, जिनके साथ है मेरी सहयोगी अदिति शर्मा। तो बातचीत का सिलसिला यहां पर शुरू करें, उससे पहले आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। कृषि और किसान हमारे देश की रीढ़ हैं। कृषि और किसान का विकास देश को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सरकार किसानों के लिए लगातार काफी कल्याणकारी योजनाएं लाती रही है। ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी और 2021 में इस योजना ने सफलतापूर्वक अपने 5 वर्ष पूरे किए हैं, यानी इसके क्रियान्वयन को पूरे 5 वर्ष हो चुके हैं। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 2016 से अब तक 27 करोड़ किसान प्रार्थना पत्रों के जरिए 23 करोड़ 54,80,000 हेक्टेयर जमीन का बीमा हुआ है, जिसकी बीमा राशि 9,55,950 करोड़ रुपए बैठती है। जहां तक प्रीमियम की बात है तो 1,26,380 करोड़ रुपए का कुल प्रीमियम जमा हुआ है। इसमें 19,897 करोड़ रुपए किसानों ने जमा किए। बीमित किसानों की ओर से फसल को नुकसान होने पर पिछले 5 साल के दौरान 93,011 करोड़ रुपए का दावा किया गया, जिनमें से 89,614 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान भी कर दिया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसल की बुआई से लेकर कटाई के बाद तक की पूरे फसल चक्र से जुड़ी गतिविधियों के दौरान फसल के नुकसान के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करती है। फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के कारण सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता देना, कृषि में किसानों की रुचि बनाए रखना व उनकी आय को स्थायित्व देना, किसानों को कृषि में नवाचार और आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना है। फसल बीमा योजना के तहत ओला, जल भराव और लैंडस्लाइड जैसी आपदाओं को स्थानीय आपदा माना जाता है। इस योजना के तहत पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान भी शामिल है। फसल बीमा योजना में प्रीमियम दर काफी कम है। किसानों को खरीफ फसलों के लिए बीमा कंपनियों द्वारा निर्धारित प्रीमियम का सिर्फ 2% और रबी के लिए 1.5% प्रीमियम देना होता है, जबकि वार्षिक वाणिज्य और बागवानी फसलों के लिए भी प्रीमियम महज 5% है। प्रीमियम का बाकी सारा भार सरकार खुद उठाती है और वही बाकी रकम किसानों की ओर से बीमा कंपनियों को देती है, ताकि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में फसल हानि के लिए किसानों को पूर्ण बीमित राशि प्रदान की जाए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने योजना को लेकर किसानों में जागरूकता पैदा करने के लिए कई कदम भी उठाए हैं। मंत्रालय और राज्य कृषि विभागों के सहयोग से बीमा कंपनियों ने देश भर में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। जागरूकता बैठकों, महत्वपूर्ण स्थानों पर
बैनर व पोस्टर प्रदर्शन और पर्चे वितरण करके किसानों में जागरूकता पैदा की जा रही है। कुल मिलाकर ये योजना दावा निपटान के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करके किसानों को अपने पैरों पर मजबूती से खड़े होने में मददगार साबित हो रही है। जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर देखी, जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था। आइए बातचीत करते हैं और इसके अगर अब तक के 5 साल के सफर को देखें तो आइए इसकी पृष्ठभूमि से चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर भूटानी, आपसे जानना चाहेंगे कि बताएं कि फसल बीमा जो है उसको लेकर के योजनाएं पहले से भी चली आ रही थी। 1985 से योजना चल रही थी। 2016 से पहले भी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भी चल रही थी। आखिर क्या जरूरत महसूस हुई कि नए सिरे से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 2016 में लॉन्च किया गया? जब सरकार ने इसका जो योजना सरकार आई तो उसने इसका असेसमेंट किया, आकलन किया कौन सी योजनाएं चल रही हैं। उस समय काफ़ी आक्रोश था राज्यों में। पुरानी योजना जो हमारी नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना चल रही थी, उसको हटा के नई योजना सरकार ने एक लागू की थी, अनुमोदन दिया था। उसको कई राज्यों को उसको लेकर आपत्ति थी। उनका ये कहना था कि जो किसान के जो प्रीमियम दे दर है वो काफ़ी बढ़ गई है, 2 से 6% पहुंच गई है। दूसरा, उसमें कैपिंग का प्रावधान था कि अगर प्रीमियम रेट जो कंपनी द्वारा दिया रेट बहुत ऊंचा है तो उसमें जो बीमित राशि को कम कर देते थे उसी अनुपात में, जिस अनुपात में प्रीमियम रेट बढ़ता था। उससे जहाँ पर जो हमारे इलाके हैं विदर्भा, मराठवाड़ा, बुंदेलखंड, नॉर्थ कर्नाटका, उड़ीसा, राजस्थान में आपका सौराष्ट्र, गुजरात में, ऐसे कई इलाकों में ऐसा देखा कि प्रीमियम रेट बहुत ऊंची थी और किसानों को फायदा जो है नुकसान होने पे भरपाई बहुत कम हो रही थी। इसको लेकर कई राज्यों में आपत्ति थी। इसके आधार पर भारत सरकार ने पूरे योजना का आकलन किया, पुरानी योजना का, उसके आधार पर ही सब विसंगतियां दूर करके नई योजना को आरंभ किया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि किसानों की सोच क्या है। कृष्णवीर जी, किसान नेता होने के नाते आप बताएं हमें कि 2016 से पहले और 2016 के बाद की स्थिति में क्या फर्क आया है प्रधानमंत्री कृषि फसल बीमा योजना की अगर बात करें तो इस परिप्रेक्ष्य में? मोनालिसा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस योजना को जब शुरू किया गया तो जो इसकी दर है किसान को भुगतान करनी पड़ती है वो बहुत कम रखी गई जी। और किसान को सीधे सीधे जो पैसा अदा करना पड़ता है जब वो मिनिमम रखा गया है और बाकी जो भी उसका पेमेंट है फसल बीमा का, वो केंद्र सरकार अपना हिस्सा वहन करती है और प्रदेश सरकारें अपना हिस्सा वहन करती हैं और सीधा लाभ किसानों को इसका देने के लिए ये नई योजना की शुरुआत की गई। और अब से पहले जो योजनाएं चल रही थी उनमें दर जो थी वो किसानों को ज्यादा अदा करनी पड़ती थी और अब जो है किसानों की अपनी इच्छा भी इसमें रखी गई है। जो ऋण लेता है किसान, सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि किसान का जो ऋण है उसको किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए अगर फसल में नुकसान होता है तो उसमें किसान के ऊपर बोझ ना पड़े। चीजें सोची गई। अरविंद जी, आप सालों से कृषि क्षेत्र को देखते आए हैं, आप इन बदलती परिस्थितियों को किस तरह से देखते हैं? 2016 में जो बीमा की योजनाएं चली आ रही थी और बताया यहाँ पर डॉक्टर भूटानी ने भी कि किस तरह से असंतोष था किसानों के बीच में, अब की स्थितियां कितनी बदल गई हैं? ये जो योजना बनी, इसके पहले जैसे सीईओ साहब कह रहे थे कि एक गंभीर मंथन हुआ और ये देखा गया कि जो पुरानी योजनाएं थी ये आखिर बड़ा आकार क्यों नहीं ले पाई। यानी जो बीमित क्षेत्र है जिस पर हमारी खेती होती है उसमें अगर आप देखेंगे तो पहले की आंकड़ों की तुलना में ये सही है कि अभी भी जिस अपेक्षा के साथ ये शुरू की गई थी उसको अभी पूरा होने में थोड़ा समय लगना है क्योंकि जागरूकता की थोड़ी कमी है और भारत सरकार अकेले नहीं कर सकती क्योंकि राज्यों का अपना प्रसार तंत्र जहां मजबूत है बिल्कुल और जहां भी केवीके का नेटवर्क भी मदद कर रहा है वहां ज्यादा किसान इसको कवर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये योजना अभी केवल 5 साल पर आकलन इसका नहीं हो सकता, 2 बार अभी संशोधित की गई है जी। तो मुझे लगता है समय समय पर इसमें भी काफी बदलाव किए गए हैं और इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मलय जी, इस बीच आपसे जानना चाहूंगी कि इस बीच जो बीमा कंपनियां हैं उनकी भूमिका में किस तरह का बदलाव आया है और क्या रुझान देखा आपने 2016 के बाद? जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहले प्रीमियम काफी ज्यादा था और अब जो प्रीमियम है वो काफी कम कर दिया गया है, तो इससे क्या फर्क पड़ा है? किसानों का जो रुझान है उस बीमा के लिए क्या बढ़ा है इससे?
बिल्कुल, ये प्रीमियम रेट, प्रीमियम दरें जो कम किया गया है और साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो सब्सिडी शेयर जो है वो भी थोड़ा सा बढ़ गया। जी। तो हम किसानों तक पहुंचने के टाइम पे हम ये बताते हैं, उनको ये समझाते हैं कि आपका फसल अगर आप बीमा ना कराए तो किस तरह का नुकसान हो रहा है। जी। एक तो उनका प्रीमियम दरें कम किया गया है 1.5% और 2% खरीफ में, 1.5% रबी में। हालांकि प्रीमियम रेट एक्चुअली जो होता है वो 10% से ऊपर, 10%, 11%, 12%। जी जी। तो किसान अगर इसको बीमा नहीं करा रहे हैं तो 1.5% ही उनको देना था और 1.5% के सामने इनका 9.5% जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से जो आना था वो नुकसान हो रहा है। साथ ही साथ इन्होंने अपना फसल को खुले आसमान के ऊपर छोड़ रहा है, आसमान के नीचे कभी भी प्राकृतिक आपदा आ सकता है। जी जी। तो किसानों को तो बहुत अच्छी तरह से इसमें तो इसका लाभ उठाना चाहिए। जी उठा बिल्कुल। भी तो रहे एक हैं। तरह से जो सुरक्षा कवच है वो किसानों को दिया गया है इस योजना के जरिए, और ऐसे में जो तमाम तरह की जो असंतुष्टि थी किसानों की उसे भी समय समय पर दूर करने की कोशिश की गई है। तो क्यों ना आइए किसानों का रुख करें और जाने कि उन्हें किस तरह के अनुभव हुए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से। तो यहाँ पर अदिति मैं आपका रुख करना चाहूंगी, बताएं जो हमारे किसान साथी यहाँ पर मौजूद हैं उनका कैसा अनुभव रहा है इस योजना का। जी बिल्कुल, जैसा कि अभी हम सभी चर्चा में यहाँ पर सुन रहे थे कि बदलाव किए गए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में और ये किए गए हैं हमारे किसानों के हित के लिए। बहुत सारे किसान भाई बहन यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं का अनुभव हम जान लेते हैं कि उन्हें किस तरह का लाभ यहाँ पर मिला है। आपसे गुजारिश करना चाहूंगी, आप क्या कहेंगे यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर हम लगातार बात कर रहे हैं, उसको 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, बदलाव किया गया है इसमें, तो इस बदलाव से क्या आप इसे अच्छा मानते हैं? मैडम सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ है किसान को कि जो हमारी मेन फसल पश्चिम उत्तर प्रदेश की है गन्ना है, गन्ना इसमें आता नहीं है। अब गेहूं आया और सरसों आई जो कि अल्प मात्रा में हमारे पास फसल होती है। जी बिल्कुल, देखिए जैसे हमारे विशेषज्ञ ने भी बताया था कि अभी शुरुआत की गई है, समय लगेगा इसको और आगे बढ़ने में, सारी जो फसलें हैं उनको कवर करने में। बिल्कुल यहाँ पर वो राज्य तय करती है और इसमें जहां तक गन्ने की बात है तो कई जगह पर किसानों ने ये खुद मांग की है कि गन्ने को जो है बीमा से हटाया जाए। अगर मैं सही हूं तो बताएं डॉक्टर भूटानी, और इसके बारे में भी किसानों को बताएं कि किस तरह से जो फसलें हैं, कौन सी फसल का बीमा होगा, ये किस तरह से तय किया जाता है ताकि उन्हें पूरी जानकारी मिले। पूरी स्वच्छता फ्रीडम राज्यों को है, कौन सी फसल वो अधिसूचित करना चाहते हैं, कौन सा क्षेत्र अधिसूचित करना चाहते हैं। इन्होंने बात की गन्ने की फसल की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले गन्ने को अधिसूचित किया, उसके बाद काफी आक्रोश किसानों में था और दबाव में किसानों के सरकार को अधिसूचना हटानी पड़ी कि गन्ने की फसल बीमित न की जाए। अब वो उस तरह का परिवेश नहीं रह गया, ऐसा कि आपने कहा कि अब जो फसल बीमा में सारे किसान स्वैच्छिक रूप से जुड़ रहे हैं। तो किसान अगर चाहे तो जुड़े, नहीं तो नहीं जुड़े। तो अब सरकार उसको वापस अधिसूचित कर सकती है। जी। जो किसान जुड़ना चाहते हैं जुड़े, जो नहीं जुड़ना चाहते हैं निकल सकते हैं योजना से। तो ये एक बदलाव आया है। किसान को भुगतान कितना करना है ये एक परेशानी किसानों की है, ये सवाल है गन्ने का। मैं बताता हूँ कि जैसा कि बताया आपने कि 1.5% रबी में, 2% खरीफ में, जी। और बागवानी की और जितनी आपकी जो कमर्शियल फसलें हैं, वाणिज्यिक फसलें हैं, उनमें अधिकतम 5% है। लेकिन जहां मेरा मानना है कि गन्ने की फसल सिंचित क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, गन्ने का जो बीमा जो एक्चुअल मार्केट रेट होगा वो 1.5-2% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसानों को जो देना पड़ेगा वो 1.5 से 2% देना पड़ेगा। बिल्कुल। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं, सब राज्यों की बात नहीं कर रहा, खाली सिंचित क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ने की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो राज्यों की जो भूमिका होती है वो बड़ी अहम होती है अरविंद जी। ऐसे में जैसे कि यहाँ पर फसल जो है उसके चुनाव की बात हो या फिर हालिया जो बदलाव किए गए हैं उसमें भी अगर हम देखें तो एक लचीलापन अपनाया गया है और राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को ये अधिकार दिया गया है, वो आपदाएं भी खुद चुन सकते हैं। तो ये जो एक लचीला रवैया अपनाया गया है, आपको लगता है इससे किस तरह से ये योजना और प्रभावकारी बनकर उभरेगी? तो देखिए इसमें जो है एक बात समझना पड़ेगा कि ये बीमा योजना है, ये कोई प्रधानमंत्री मानधन की तरह जो है ये कोई सीधी सहायता की स्कीम नहीं है। जी। ये उन इलाकों के लिए बहुत ही मददगार है और किसानों के लिए बून है जहां आपदाओं की आवृत्ति ज़्यादा आती है, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे पानी भर जाने का समस्या हो, चाहे जो है ओलावृष्टि हो या प्राकृतिक कारणों से आग लग जाने की बात हो। इस तरह की जो बातें हैं
तो इसमें राहत देने के लिए है। और आप ये देख लीजिए कि जो पहले की योजनाओं में बहुत सारे जो है जो आज नई टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल हुआ, 3-3 साल तक की जो है बीमा के क्लेम मिलने में दिक्कत आती थी। अब वो नहीं है। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज जो हुआ है, तमाम जो है नई मिनिस्ट्री ने भी कई इनिशिएटिव लिए हैं, टेक्नोलॉजी की मदद स्टेट्स को की है। तो लेकिन दिक्कत ये फिर भी इसमें है कि किसानों के बीच जागरूकता का लेवल क्या है, कितने लोग एक्सेप्ट करते हैं और राज्य सरकार क्या भूमिकाएं निभाती है। तो खास तौर पर वो इलाके जहां पहले से ही जो है जहां कृषि संकट जिसको कहिए ज़्यादा रहा है, वहाँ के काफ़ी किसान जो है इसमें जुड़ रहे हैं। और आप चाहे फसलों की जब आप बात करेंगे तो इसकी व्यापक रेंज है, यानी जहाँ सबसे ज़्यादा। और मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैंने प्रोग्राम किए हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों ने मांग की थी, डॉक्टर साहब भी थे एक प्रोग्राम में, तो जिसमें मांग की थी कि गन्ने को क्यों शामिल किया हुआ है इसमें, तो राज्य सरकार ने गन्ने को बाहर किया। तो ये स्टेट को देखिए, स्टेट को तय करना है। जानकारी ना हो और किसानों की समय समय पर जो मांग रहती है या फिर जिस तरह के प्रावधान से उन्हें जो है वो नाखुश होते हैं, उन तमाम चीजों को जो सरकार है उन्होंने लगातार उस पर गौर किया है और योजना में समय समय पर बदलाव भी किए गए हैं किसानों के हितों को देखते हुए। तो ये क्या बदलाव आए हैं इन बीते 5 सालों में और उससे किस तरह से फायदा हुआ है किसानों को, इस पर हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श, जिसमें आज हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसके 5 साल पूरे हो चुके हैं और इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर भूटानी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि हम तुलना कर रहे थे पिछले योजनाओं की और उसके मुकाबले में ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो काफ़ी बेहतर साबित हुई है। जो कई चीज़ें थी जिससे किसान असंतुष्ट थे, उसमें से एक बात ये भी थी कि भुगतान में देरी होने की वो शिकायतें करते थे। तो अब इस नई योजना के तहत किस तरह से नई तकनीकों का सहारा लिया गया है, और अरविंद जी भी जिस तरह से जिक्र कर रहे थे कि कई तकनीकें जो है, जो नई तकनीकें हैं उनका सहारा लिया जा रहा है, तो कैसे इस जो समस्या है उससे छुटकारा मिल पाया है? देखिए, 2 बड़े कारण थे जिससे देरी हो रही थी किसानों का क्लेम देने में, दावों का भुगतान करने में। पहला तो जो फसल कटाई प्रयोग के आंकड़ों के आधार पर इसमें गणना की जाती है कितना नुकसान किसान का हुआ और कितना क्लेम बना, तो उन आंकड़ों को देने में राज्य सरकारें बहुत देरी कर रही थी, पहली बात। दूसरा, जो राज्यांश है, जो राज्य सहायता आती है राज्यों की तरफ से, उस राज्यांश को मिलने में बहुत राज्यों में देरी हुई। अभी भी कुछ राज्यों में हो रही है, लेकिन पहले बड़े व्यापक उसमें थी, कई राज्यों में था। वो योजना के जो प्रोविजन थे उसकी वजह से भी कुछ उसमें प्रॉब्लम थी कि राज्य सरकारों को क्लेम का हिस्सेदारी लेनी पड़ती थी। जितना क्लेम आता था, जितना भी प्रीमियम उठा, उसके ऊपर का क्लेम राज्यों को आधा देना पड़ता था। तो उनको शुरू में पता नहीं रहता था कि हम कितना क्लेम आ सकता है। अब इस योजना में राज्य सरकार को क्लेम की भागीदारी नहीं है, उनको प्रीमियम में सब्सिडी देनी है, राज्य सहायता देनी है, और जितना भी क्लेम आएगा वो कंपनी को देना है। तो राज्य सहायता कितनी देनी है वो सरकार को साल के शुरू में पता है। उसी के आधार पर वो बजट का प्रावधान कर सकती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि राज्य सरकारें जो आंकड़े देने में देरी करती थी, उस पर हमने ऐप का सिस्टम कर दिया कि ऐप पे रियल टाइम बेसिस पे आंकड़े लिए जाएंगे और सीधे हमारे पोर्टल पे आ जाएंगे। उसका सत्यापन राज्यों को करना है और उससे एक स्पीड बढ़ी है आंकड़े आने की। तीसरी बात, डेडलाइन यानी समय सीमा भी तय की गई है। जी, एक फसल कटाई प्रयोग खत्म होने के 1 महीने के अंदर आंकड़े कंपनियों को राज्य सरकार ने देने, ये है जो समय सीमा, ये है गाइडलाइन। बिल्कुल। तो मल्ले जी, ये जो डेडलाइन तय कर दिया गया है, पहले जो राज्य सरकारें उसे टालती रहती थी, हिलावाली होती थी, उस स्थिति से अब किस तरह से फायदा हुआ है और जो और आसान हो गया है आकलन कर पाना? बिल्कुल, जैसा भूटानी साहब ने कहा कि पहले कितना क्लेम आने वाला है कोई राज्य सरकार के लिए उसको मतलब एस्टिमेट करना थोड़ा सा मुश्किल था।
पर अभी नोटिफिकेशन जब होता है, राज्य सरकार जब अधिसूचना जारी करते हैं, उसके साथ साथ ही उनको पता चलता है कि कितना बीमित राशि हो सकता है पूरे राज्य में, उसके कुल प्रीमियम राशि कितना होगा, उसमें से किसान कितने देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट कितने देंगे, स्टेट गवर्नमेंट कितने देंगे, उसके हिसाब से इन्होंने अपना ये बजट बना लेते हैं और हमें इससे काफ़ी सुविधा मिला है। और अभी जो ऑपरेशनल गाइडलाइंस, जो ऑपरेशनल मैनुअल जो पीएमएफबीवाई डिपार्टमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से जो मिला है जी। उसमें बिल्कुल ये डेडलाइन दिया गया है हर एक सब्सिडी देने का स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, बल्कि इसको 3 इंस्टॉलमेंट में बताया गया कि नोटिफिकेशन के साथ साथ ही कुल 40% दे देना चाहिए एडवांस सब्सिडी। उसके बाद जैसे ही एनरोलमेंट वो पोर्टल में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद भी बाकी 40% और बाकी 20% वो कटाई के पहले होना चाहिए। तो और कृष्ण भाई जी, हम तो देख रहे हैं कई राज्यों ने तो तमाम जानकारियां पोर्टल पर भी देनी शुरू कर दी है कि कब तक वो क्षतिपूर्ति दे रहे हैं, किन किन जिलों के लिए कितनी राशि दे रहे हैं। तो एक तरह से जो पारदर्शिता है, लगता नहीं है कि इससे पहले कभी इतनी पारदर्शिता बरती गई है। देखिए, केंद्र सरकार ने जिस तरह से टेक्नोलॉजी का प्रयोग इस योजना को लागू करने में किया है, उसके परिणाम पूरे देश में बहुत अच्छे इसलिए हैं कि असेसमेंट करना बहुत इजी हो गया है। और सही कह रहे हैं भूटानी जी कि पोर्टल पर जो अपलोड कर देते हैं, और दूसरा जो प्रदेश की भागीदारी पहले बाद में होती थी, अब उसमें शुरू में सब्सिडी में हिस्सा देना पड़ता है, बजट अपना कर लेते हैं, उसका भी बहुत परिणाम जो है अनुकूल है, क्योंकि प्रदेश सरकार को पता कितना हमें भुगतान करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पूर्ववर्ती हालात देखे हैं फसलों के प्राकृतिक आपदाओं से, उनसे एक सुरक्षा देश के किसानों को इस योजना से मिली है और सरकार ने स्वैच्छिक भी कर दिया है। लेकिन फिर भी हमारा तो अनुरोध सभी किसान भाइयों से ये रहा है कि आप इस योजना को जरूर अपनाएं, क्योंकि प्राकृतिक आपदा का, ओलावृष्टि का, सूखे का, बाढ़ का, बरसात से भी देखा है, तूफान आ गया, बरसात के साथ फसल पूरी लेट गई, नुकसान हो गया। तो अब फसल कटाई के समय भी उसका जो है कितना उसका असेसमेंट है, वो सब टेक्नोलॉजी से। पहले क्या था कि सब पटवारी पे निर्भर था और उस पटवारी की वजह से सारी योजनाएं फेल थी। अब यहाँ तक कि फसल कटाई के 14 दिन के अंदर भी अगर किसी तरह से नुकसान होता है तो मतलब 14 दिन का भी आपको समय यहाँ पर मिल रहा है कि नुकसान हो तो आप इसकी जानकारी दे सकते हैं और उसकी भी क्षतिपूर्ति होती है। अरविंद जी, मैं पारदर्शिता की बात कर रही थी। जाहिर तौर पर जितनी जो सिस्टम है उसमें पारदर्शिता बरती जाएगी, उतना विश्वास किसानों को होगा और तभी वो योजना से जुड़ना भी चाहेंगे। तो इन समय में बीते 5 सालों के दौरान जिस तरह से बदलाव किए गए हैं, पारदर्शिता कितनी बढ़ी है इसमें? नहीं, बिल्कुल बढ़ी भी है और जहाँ जो है बड़ी संख्या में किसान भागीदार हैं जी, उसका एक लाभ भी हुआ। मैं बताऊं, मैं अपना निजी उदाहरण एक बताना चाहूँगा। जो मैं कर्नाटक का बीदर जिला है, तो चूंकि मैं वहाँ इसलिए भी गया था क्योंकि मैंने देखा था कि संसद में कृषि संकट पर एक चर्चा हुई 2017 में। तो उस समय जो है कृषि मंत्री उस समय राधा मोहन जी थे, उन्होंने एक बीदर का उदाहरण लिया। वहाँ के जो सांसद थे खुबा साहब जो है, तो उनका इलाका में जाकर के देखा तो वो एक, क्योंकि वो तूर की दाल यानी अरहर की दाल पैदा करने वाला इलाका है बेसिकली, वो सबसे ज़्यादा दालें जो है वो उसी बीदर और गुलबर्गा ये सब इलाकों में होती है। तो वहाँ जो है काफ़ी बड़ी संख्या में किसानों ने बीमा कराया था और वो फसल जो है नुकसान हुई तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मैं इस समय तत्काल आंकड़े नहीं मेरे पास, लेकिन किसानों ने खुद उस बात का जिक्र किया कि भाई हमें तो पैसा मिल गया और बहुत जल्दी मिला। क्योंकि मैंने वो दौर भी देखा कि जब पटवारियों का पूरा एक सिस्टम जो है वही देखता था, हैंडल करता था और बहुत लंबा समय लगता था। ठीक जैसे गन्ना किसानों वाले में कई बार किसानों के साथ होता कि 3-3 साल पेमेंट ना मिलने वाली नौबत, तो वो नौबत उसमें आती थी। तो ये जो आई है ना, ये टेक्नोलॉजी का उपयोग, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आप जो है जो सैटेलाइट से लेकर के और जो है आप ड्रोन तक का उपयोग करने तक की पूरी व्यवस्थाएं इसमें हैं। तो अब जो है अब एक बड़ी चीज़ है। लेकिन अभी भी जो मुझे देख रहा हूँ एक पत्रकार के तौर पर, थोड़ा सा जागरूकता का और प्रसार राज्य सरकारों को करना चाहिए, क्योंकि अंतोगत्वा जहाँ किसानी और खेती
के सामने दूसरे संकट है आपदाओं के, उन राज्य सरकारों को थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव इसमें होना पड़ेगा और किसानों को समझाना भी पड़ेगा, क्योंकि भारत सरकार की अपनी एक सीमा है, वो एक अच्छी योजना बना सकती है। तो मुझे लगता है कि वो, और मीडिया में भी, और एक बड़ी अच्छी चीज़ जो हुई जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा नहीं की, वो ये है कि इसके प्रचार के लिए भी एक डेडिकेटेड बजट है, तो जो कि पहले की योजनाओं में नहीं था। तो मुझे लगता है कि ये सारा एक पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको थोड़ा जोड़ने की ज़रूरत है इसमें, जिनमें से जंगली जानवरों का जो नुकसान होता है, जो तमाम जो छुट्टा गायें और इस तरह के जो जानवर हैं, तो मुझे लगता है कि ये सब भी चीज़ें और जुड़ेगी भी, क्योंकि 2 बार देखिए, अभी 2 बार के जुड़ने का, तो कई बदलाव किए गए हैं और जो किसानों की मांग है उसको ध्यान में रखा जाता है, तो जरूर हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में भी और भी बेहतरीन बदलाव इस योजना में होंगे। राज्यों का जिक्र हो रहा था, तो डॉक्टर भूटानी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कई राज्यों का हमने देखा है कि शुरू में तो उन्होंने अपनाया नहीं, या फिर उन्होंने भी काफी ढिलाई बरती है, 3-4 साल ऐसे ही निकल गए, लेकिन अब देखते हैं तो उनका परिणाम जो है बहुत अच्छा नजर आता है। तो ऐसे कुछ राज्यों का जिक्र करना चाहेंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छा परिणाम दिखाया है इस योजना में? तो राज्यों को भी समझने में थोड़ा समय लगा। आपने टेक्नोलॉजी का भी उसमें आप प्रयोग कर रहे हैं, तो उसको कैसे उसको अपनाया जाए, कैसे सिस्टम पूरा सेट किया जाए, अपने अधिकारियों की कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग, चाहे बैंक के अधिकारी हों, इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी, उन सबकी ट्रेनिंग करना, इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए तैयार करना जरूरी होता है। बिल्कुल, बहुत राज्य में बोलूंगा अच्छा कर्नाटक है, मैं उदाहरण दूं, टेक्नोलॉजी पे 1 नंबर पे होगा अभी, जितना टेक्नोलॉजी का व्यवहार करते हैं अच्छा है। उड़ीसा बहुत अच्छा कर रहा है, महाराष्ट्र अच्छा कर रहा है, तमिलनाडु अच्छा कर रहा है, उत्तर प्रदेश अच्छा कर रहा है। टेक्नोलॉजी काफी हद तक उत्तर प्रदेश ने शुरू में थोड़ा समय लिया, अब काफी पिकअप कर लिया उत्तर प्रदेश ने, काफी राज्य कर रहे हैं। जी, मध्य प्रदेश भी नतीजे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मलय जी, अभी बताना चाहेंगे क्लेम देने के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है और किन राज्यों से आप अभी भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं? क्लेम देने के मामले में, मतलब क्लेम तभी दिया जाता है जब सब्सिडी आता है। मैं पहले जो क्वेश्चन था उसी में दोबारा आऊँगा। तो उसके हिसाब से, जैसा भूटानी साहब ने कहा कि महाराष्ट्र बहुत ही इसमें आगे बढ़ चुके हैं, तमिलनाडु भी, मध्य प्रदेश में भी मेरे ख्याल से सारे कंपनी मिला के फिलहाल में करीबन 4000 करोड़ का क्लेम दिए हैं। बाकी क्लेम जा रहा है, राजस्थान में भी बहुत अच्छी तरह अच्छा क्लेम गया है इस साल, छत्तीसगढ़ में गया है। तो जहाँ पे भी आपदाएं हो रहा है, हम तो चाहते नहीं कि आपदाएं हो, पर क्लेम तो दिया जा रहा है, सारे कंपनी दे रहा है। और कृष्णवीर जी, आप कैसे इस पूरी तमाम परिस्थिति को देखते हैं? जो राज्य है, हम देखते हैं कि उनका अलग अलग रवैया है, और किसान नेता होने के नाते भी आप इन तमाम चीज़ों को समझते हैं बेहतर ढंग से, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? एक तो मेरा भूटानी जी से विशेष निवेदन है कि देश के किसानों को, सरकार को ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि जो कुल प्रीमियम राशि है किसानों की, केंद्र सरकार की और राज्य सरकारों की, उसमें से कितना प्रतिशत किसानों को भुगतान किया गया। क्योंकि देखने में ये आया है कि बरगलाया जाता है, झूठ बोला जाता है, तरह तरह की अफवाहें उड़ाई जाती हैं योजनाओं को असफल करने के लिए। वो किसानों के हित में नहीं है, ये बात हम भी जानते हैं, किसान भी जानते हैं। लेकिन फिर भी वो एक बार ये है, अगर भूटानी जी इस बात को करेंगे कि अब तक 5 वर्षों में कुल प्रीमियम का, जैसा कि अब तक की जानकारी तो ये था कि इसमें करीब 89% के करीब जो है कुल प्रीमियम जो पैसा वसूली हुआ अब तक कंपनियों को दिया गया, उसका 89 या 88% किसानों को भुगतान किया गया। लेकिन बाहर जो है इसकी जानकारी देनी बहुत जरूरी है। ये बात सही है कि आप पोर्टल पे आप अपलोड करते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये जानकारी कभी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, समाचार पत्रों के माध्यम से भी, एक बार रवि में और एक बार खरीफ में, यदि आप 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर देंगे तो वो ज्यादा एक पारदर्शिता जो है किसानों के मन में वो स्वीकार्य होगी। बिल्कुल, कुछ कहना चाहेंगे इस पर डॉक्टर भूटानी? जैसा कि कश्मीर ने बोला कि अगर 100 रुपए लिए हैं कंपनी ने पूरे देश में, राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूँ जी, पिछले प्रथम 4 सालों में, जिसमें किसके आंकड़े हमारे पास हैं, अगर 100 रुपए का प्रीमियम किसानों का जो है अंश है, राज्यांश और केंद्रांश मिला के 100 रुपए का लिए हैं, तो 89 रुपए का भुगतान किया है। कई राज्य ऐसे हैं, मैं उड़ीसा, तमिलनाडु की बात कर रहे थे मल्ले जी, तमिलनाडु में पहले 4 सालों में अगर 100 रुपए लिया है प्रीमियम, 212 रुपए का भुगतान हुआ है तमिलनाडु पूरे राज्य में। 4 साल के आंकड़े पूरे मिला के अगर मैं देखूं, क्योंकि नुकसान ज्यादा है। और
ऐसा नहीं कि बाकी 11 रुपए का प्रॉफिट है कंपनी को, 3 से 4 रुपए का उनका प्रशासनिक खर्च आता है योजना चलाने में। और ये योजना जितनी भी आपको जितना जो कृषि बीमा जो है, फसल बीमा है, वो कैटास्ट्रोफिक है। ऐसा नहीं है कि आपने गाड़ी खरीद ली और आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ऐसा नहीं कि एक ब्लॉक में 10,000 गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ऐसा नहीं होता जी। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि पूरा ब्लॉक का ब्लॉक साफ हो सकता है अगर आपदा आ गई। तो उसके लिए री इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है कंपनीज के लिए। उसकी भी दर 7 से 8% है जो खरीदते हैं री इंश्योरेंस बाहर से, इंटरनेशनल मार्केट से खरीदना पड़ता है री इंश्योरेंस, जिससे कि एकदम से ऐसा नहीं 2 लाख करोड़ का बीमा किया हमने, अगर 2 लाख करोड़ की फसल खत्म होगी हिंदुस्तान, 2 लाख करोड़ देगा कौन हिंदुस्तान में? इतनी कंपनियों की तो इक्विटी नहीं है, तो उनको बाहर से सपोर्ट लेना पड़ता है, उसका भी खर्चा आता है। तो मैं बोलूंगा राष्ट्रीय स्तर पे कंपनी मोर और लेस ब्रेक इवन पे है अभी आज की तारीख 5 साल में। 5 साल वो जिसमें कोई बड़ी आपदा देश में नहीं आई है। 15-16 में बड़ा सूखा पड़ा था देश में, अगर उस तरह का सूखा पड़ता है तो जो भुगतान होगा वो कम से कम 150 से 200% चला जाएगा। जी। एक छोटा सा सुझाव और है मोनालिसा मेरा, भूटानी जी, जिस तरह से हम किसी भी चीज का बीमा करते हैं तो उसका हम एक डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। तो मैंने पहले भी सरकार में सुझाव रखा था, आज मैं पुनः सुझाव रख रहा हूं कि हर किसान को जो बीमा कराता है उसकी बीमा राशि कितनी है उसको एक काउंटर जो है उसको एक डॉक्यूमेंटेशन उसका किया जाए और वो उसे मुहैया करा दिया जाए, जिससे उसको पता हो कि मेरा बीमा इतने का मैंने कराया है, ये हमने किस्त दी है, एक प्रूफ उसका हो। और दूसरा मेरा सुझाव ये है कि कंपनियों का ऑफिस नहीं है, उस बात से किसानों को बहुत दिक्कत होती है। किसान कभी बैंक में चक्कर काटता है, कभी दूसरी जगह जिला कलेक्ट्रेट के ऑफिस में काटता है। कोई तो व्यवस्थाएं ऐसी हो जो ब्लॉक लेवल पर हो और ब्लॉक का ऑफिस होता है, वहां कोई भी जिम्मेदारी तय करी जा सकती है। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात कही है आपने। मतलब जी ये भी एक समस्या है कि किसान कई बार कहते हैं कि जो बीमा कंपनी है वो उनकी पहुंच में ही नहीं है, कैसे समाधान निकालेंगे? और अब तक में क्या प्रगति की है बीते इन 5 सालों में आप लोगों ने? नहीं, देखिए जो ऑपरेशनल गाइडलाइंस है उसमें जरूर ये कहा गया कि इंश्योरेंस कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव और ऑफिस होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे। जी। हम क्या कर रहे हैं, हमारा काम बिल्कुल राज्य सरकार की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ रोजाना बेसिस पे होता है। तो ये राज्य सरकार के साथ सहमति लेके हम ऐसे किए हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर के ऑफिस में हमारे बंदे होते हैं, हर तहसील में, हर ब्लॉक में हमारे बंदे होते हैं। इनका मोबाइल नंबर, इनका ईमेल आईडी सब कुछ दिया जाता है। खैर इसमें जो ब्लॉक लेवल पे हो या तो जो किसानों के जो गोष्ठी की जो मीटिंग होते हैं इसमें भी ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जानकारी देते हैं और हम बिल्कुल जुड़े हुए हैं स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ। बिल्कुल। अगर हम अलग से सहमत है या लगता है कि और ज्यादा पहुंच बढ़ाने की जरूरत है? और खास तौर पे बीमा कंपनियों का जहां जिक्र आता है तो जो किसान है वो कई बार यही कहते हैं कि भाई बीमा है, इसका फायदा किसानों को कम और कंपनियों को ज्यादा होती है। लेकिन हमने देखा है कि किस तरह से अभी बीते दिनों जो बीमा में बदलाव किए गए हैं उसमें कंपनियों पर भी जो है उन्हें उनकी जिम्मेदारी तय की गई है, कुछ दंडात्मक उसमें प्रावधान भी रखे गए हैं। भूटानी जी से मैं भी इसके बारे में जानूंगी, लेकिन पहले अरविंद जी आपसे मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। बिल्कुल, जब आप देखिए ना इसकी तो मॉनिटरिंग खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं अपने लेवल पर, और जो 2 बार हुआ है उन्होंने जो 2 बार जो संशोधन भी हुए हैं उसमें ये देखा गया कि किसानों की मांगे क्या हैं, राज्यों की ओर से क्या बातें कही जा रही हैं, वो सारे पहलुओं को ध्यान में रखा गया। और निश्चित तौर पर देखिए दंडात्मक कार्रवाई की भी बात है कि अगर आप डिले करते हैं तो उसके अलावा जो है देखिए मैं इस बात को ना इससे आकलन आप कर सकते हैं कि जो बेनिफिशियरी कौन लोग हैं। आज के तारीख में अगर आप पूरे फसल बीमा को अगर आप एसेस करेंगे तो ये पाएंगे कि जो छोटा किसान जो सबसे ज़्यादा जो है परेशानी में जूझता है, क्योंकि छोटी ज़मीन है उसके पास और अगर उसका बाढ़, सूखा या किसी कारणों से, तो आप ये देख लीजिए कि एवरेज जो उसका जा रहा है 80% से ज़्यादा जो है छोटा किसान इसके रेंज में आया है। नंबर 2, महिलाएं भी बड़ी, अगर आप देखेंगे वैसे तो बैंक में कोई महिला जाती है तो कहते हैं ज़मीन तो तुम्हारे नाम पर है नहीं, तो महिलाएं भी इसके बेनिफिशियरी हैं। और पूर्वोत्तर के तो 1-2 राज्य हैं, जहाँ तक भूटानी साहब ज़्यादा बताएंगे, जिसमें 60% बेनिफिशियरी हुए हैं। और कुछ राज्य तो ऐसे हैं पूर्वोत्तर के जिसमें से 100% तक जो है छोटे किसान ही हैं। तो अगर ये चीज़ है तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि राज्यों को और किसान संगठनों को भी इस बात को थोड़ा सा, डॉक्टर साहब से भी मैं कहूँगा, इनका भी संगठन है काफ़ी बड़ा,
कि वो इस बात का प्रचार करें कि जो छोटा किसान है वो जरूर इसको ले, क्योंकि देखिए जी खासतौर पर उन इलाकों में जो आपदाग्रस्त जरूरी हैं, है, इसकी जो जी, लोकप्रियता है वो बढ़ाने के लिए जरूरी है कि तमाम जो जानकारी है वो किसानों तक जरूर पहुंचे। और हमारे भी कार्यक्रमों के जरिए हमारी कोशिश भी यही होती है कि हम जो बीमा योजना है उससे जुड़ी तमाम जानकारी आपको दे सके। तो इसी पर हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं फसल बीमा के 5 वर्ष, और इस विषय पर बातचीत को यहाँ पर हम आगे बढ़ाएंगे। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसको 5 साल पूरे हो गए हैं, और कैसा रहा है ये सफर, और इस बीच किसानों के कैसे रहे हैं अनुभव, ये जानने के लिए आइए फिर से रुक करते हैं मेरी सहयोगी अदिति का। जी अदिति। जी बिल्कुल मोनालिसा, बहुत सारे यहाँ पर किसान हैं जिनके अनुभव भी अच्छे भी हुए हैं, कुछ दिक्कतें भी यहाँ पर जरूर आई हैं। उनके मन में कई तरह के सवाल भी होते हैं, जैसे अभी हमने चर्चा में भी सुना था कि कई तरह के हम बदलाव की भी उम्मीद करते हैं अगर हमारे किसानों की इच्छा है तो। बहुत सारे किसान मौजूद हैं, महिला किसान भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे ही जानकारी ले लेते हैं। आपसे गुजारिश करूंगी आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम दुलारी यादव। जी दुलारी जी, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 5 वर्ष हो रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगी कि किसी तरह की आप कुछ बदलाव की उम्मीद करती हैं यहाँ पर? हाँ जी, हमारा बदलाव भी बहुत हुआ है। हमें गन्ने का पहले कोई ऐसा रेट नहीं मिलता था, अब अच्छा रेट मिल रहा है हमको। पर ये है कि हमें पशुओं से भी बहुत परेशानी है, हमारी फसल को सब खत्म कर देते हैं, सब खा जाते हैं। एक गन्ने की फसल हमारी होती है, उसमें भी हमें बहुत दवाई वगैरह लगानी पड़ती है जब हमें बचते हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए जैसे कि हमारे किसान नेता कृष्णबीर चौधरी जी ने कहा था कि पशुओं का इसमें कुछ प्रावधान करना चाहिए। पशुओं को लेकर की काफ़ी समस्या यहाँ पर आ रही है। हमारी एक किसान महिला जो है उनका तो हमने अनुभव साझा कर लिया है, और जो किसान भाई मौजूद हैं उनसे भी जिक्र कर लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो अपना नाम बता दें आप। सुरेंद्र यादव, गाँव बुढ़सन्नी, जिला बागपत। क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर के? जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो पहल है वो सकारात्मक है, और जो ये अब के 1 वर्ष में जो सामने आया है उसी से लोग जागरूक हुए हैं। इससे पहले अनभिज्ञ थे इसके बारे में, और अब थोड़ी जानकारी मिलनी शुरू हुई है। लेकिन उसमें भी पारदर्शिता ये होनी चाहिए मैडम कि जैसे अभी लेटर इशू हुआ, मैं विभाग में गया, कृषि विभाग में, तो उसमें अकस्मात ये था कि और 31 दिसंबर लास्ट थी इसकी फसल बीमा की, और उसमें ये दिया गया कि 24 तारीख को किसान, यदि कोई किसान भाई वो नहीं कराना चाहता, अपना बीमा फसल का नहीं कराना चाहता है, तो वो वहाँ पे जावे कृषि विभाग में, और वहाँ पे बैंक को लिख के दे कि हमें नहीं कराना मैडम। क्योंकि अब इसमें बदलाव हुआ है, इसे स्वैच्छिक कर दिया गया है, किसानों की इच्छा को इसमें शामिल किया गया है। ये बैंक इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए उसमें। कृषि विभाग आए और किसानों की राय से वो लिखित में ले जाए, कोई एप्लीकेशन लिखवा ले किसान से कि हमें नहीं चाहिए ये, या हमें चाहिए तो आप करें। हमारा बैंक सरकारी बना दिया है जी बिल्कुल, कि जब चाहे जब काट लिया। हमें पता जब चलता है जब हम एंट्री करा के लावे महीने 2 महीने में कि 400 रुपए एंट्री कट गई है। काहे की कट गई भाई? तुम्हारी रबी की फसल का बीमा कर दिया। जी मोनालिसा, हमारे विशेषज्ञ यहाँ पर मौजूद हैं। 2 सवाल आए हैं कि और पारदर्शिता हो इसमें, और साथ ही साथ जो पशुओं की बात कही गई है। डॉक्टर बुडानी, यहाँ पे जानना चाहूंगी कि ये जो बीमा है इसे स्वैच्छिक कर दिया गया है, लेकिन क्या प्रक्रिया होगी? मैं चाहूंगी कि आसान लफ्जों में आप हमारे तमाम किसान साथियों को बता दें, ताकि उन्हें भी जानकारी हो जाए कि अब क्या करना होगा उन्हें।
जैसा मैंने पहले बताया, स्वैच्छिक कर दिया गया। कोई भी किसान अपनी मर्जी से जुड़ेगा इस बीमा से, कोई उसकी बाध्यता नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। ठीक। अब सरकार के आगे एक बड़ी चुनौती थी कि इसको लागू कैसे किया जाए। हमारे अपना ही सोच थी कि 90 से 95% किसान फिर भी फसल बीमा में रहना चाहते हैं। तो हमारे पास ये विकल्प था, क्या मैं 95% किसानों को लाइन में लगवाऊं बैंकों में, हर बार हर सीजन में बीमा खरीदवाऊं, या 5% किसान जो निकलना चाहते हैं वो अपना केसीसी लोन ले रखा है, बैंक में बराबर जाते हैं, एक 2 लाइन की चिट्ठी बैंक के अधिकारी को लिख के दे दें कि हमको फसल बीमा नहीं चाहिए, और बाहर हो जाएंगे। तो हमारे पास विकल्प था। नहीं तो अगर मैं सबको एक साथ बाहर कर देता और बोलता ऑप्ट इन कर देता, या सरकार कर देती ऑप्ट इन, तो सारे 95% किसान हर सीजन में बैंक में लाइन लगाते, फॉर्म भरवाते, उनकी एंट्री होती। अब तो ऑप्ट इन हो गया, लोन से बाहर हो गए। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब ये 24 तारीख वाली बात हमारे भाई ने की, किसान भाई ने की, इसका कारण क्या है? 7 दिन पहले उसको बताना है कि हम लेंगे या नहीं लेंगे। बैंक को पैसे काट के कंपनी को भेजने हैं। और अगर मान लीजिए कोई बात नहीं, आप 7 दिन पहले नहीं बता पाए, आप मान लीजिए 24 दिसंबर लास्ट डेट थी, आपने 30 दिसंबर को बैंक को बताया, उस बार के पैसे चले गए, अगली बार से आप बाहर हैं। एक बार जब भी आप एप्लीकेशन देंगे, अगले सीजन से बाहर हैं, उस सीजन से बाहर होने के लिए 7 दिन पहले आपको सूचना देनी पड़ती है बैंकों को। 7 दिन पहले अपने आंकड़े कंपनी को भेजने की समय से किसानों का बीमा हो जाए। तो हमारी इतनी सी सोच थी कि किसानों को एक सुविधा दी जाए। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा, हमने आंकड़े अब देखे खरीफ 19 के खरीफ 20 के, जो राज्य दोनों सीजन में फसल बीमा में थे, 3.5% की किसानों में बढ़ोतरी हुई थी। हम तो 10% कम होने की वजह सोच रहे थे, थोड़े किसान बढ़ गए फसल बीमा में। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात हुई है। और लगातार यही गुजारिश भी की जा रही है कि भले ही ये स्वैच्छिक हो, लेकिन आप जरूर इस फसल बीमा का लाभ उठाएं। और जहां तक प्रक्रिया की बात है, तो जैसे कि डॉक्टर भूटानी ने यहाँ कहा है कि प्रक्रिया और आसान ही हुई है। 95% जो किसान है उनको असुविधा हो, उसके बजाय मात्र 5% जो किसान है उसे, ये लगभग आंकड़ा है, उन्हें ही असुविधा होगी। उन्हें बस एक प्रक्रिया का पालन करना होगा कि उन्हें बैंक में ये जानकारी देनी होगी। बहरहाल इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। और अदिति, मैं चाहूंगी कि कुछ और किसान हैं वो बताएं, और कुछ अगर चाहते हैं कि ये योजना बेहतर हो तो इसके लिए कोई सुझाव देना चाहें तो सुझाव भी दे सकते हैं। देखिए, 5 साल हो चुके हैं, इसमें एक बदलाव किए जा चुके हैं और बदलाव की उम्मीद है, और लेकिन वो तभी हो पाएंगे जब आप अपने सुझाव देंगे। आपको सुझाव देना चाहेंगे? आपको सुझाव देना चाहेंगे कि किसी तरह के बदलाव हो? जी, ड्रोन से बोल रहे हैं या सैटेलाइट से बोल रहे हैं, क्या जो फसल ये हमारे जंगली जानवर चट जाते, ये नहीं आएंगे? नहीं उसमें आएंगे जी। पशुओं जो हमारी फसल को नष्ट कर देते हैं, उसका जो नुकसान है उसकी भरपाई किस प्रकार हो सकती है? क्या इसमें शामिल करने का कोई प्रावधान किया जा सकता है, या फिर यही एक सुझाव यहाँ पर निकल कर आ रहा है हमारे किसानों के बीच से? डॉक्टर भूटानी कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं बताना चाहूँ किसान भाइयों को कि सरकार ने संशोधित योजना में जंगली पशुओं से हुए नुकसान का प्रावधान डाल दिया है गाइडलाइन में। पहली बार ये राज्यों से अनुरोध किया है कि उसका प्रोटोकॉल बनाएं, कैसे कर सकते हैं। चैलेंज ये है कि इसको लागू कैसे किया जाए। प्रोटोकॉल उसको योजना में शामिल कर लिया गया है पहली बार संशोधित योजना में। थोड़ा समय लगेगा राज्यों को उसका प्रोटोकॉल बनाने में, लेकिन योजना में आ जाएगा। आपका ये बहुत समय से किसानों की मांग रही है कि जंगली पशुओं से नुकसान को शामिल योजना में किया जाए। अब उसमें क्या आता है कि जंगली पशु थे या पालतू पशु थे, अगर मान लो कल उसका आकलन फील्ड में जाके हो तो ये बताना बड़ा मुश्किल है कि जंगली पशु से नुकसान हुआ या पालतू पशु से। उसके लिए प्रोटोकॉल बनाना, उसके एक तरीका लगाना, उस पर हम राज्यों से बात कर रहे हैं। उम्मीद है जल्दी ही इसका प्रावधान राज्य सरकार अपनी योजना में कर लेंगी। जी, तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जो किसानों की ये मांग है वो सुन ली गई है, और इसलिए गाइडलाइंस में उसे जगह भी दे दी गई है। बस ये प्रक्रिया का मामला है, समय का मामला है कि कितने समय में जो राज्य है वो इसे लागू करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी पहल जो है उसकी शुरुआत हो गई है, हम कह सकते हैं। तो 5 साल हो गए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के, और ऐसे में काफी किसान इससे जुड़ रहे हैं, लेकिन और ज्यादा किसान इससे जुड़े और इसका लाभ ले। इसके लिए और कैसे बेहतर किया जा सकता है, क्या क्या और गुंजाइशें हैं यहाँ पर, उसकी भी बात कर लेते हैं चलते चलते। मलय जी, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो बीमा कंपनियां हैं, पहली बात तो यह है कि उन्हें अपनी विश्वसनीयता बढ़ानी होगी, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे और तैयार करना पड़ेगा, सुदृढ़ करना पड़ेगा। जिम्मेदारी आपकी तय की गई है, तो आप और किस तरह से अपनी स्थितियों को और मजबूत करेंगे और बेहतर करेंगे, बताएं हमें। जैसा मैंने कहा कि राज्यों की जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, कृषि दफ्तर के साथ हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, तहसील लेवल पे हमारे ऑफिसर सारे जुड़े हुए हैं। और हर सीजन का शुरुआत में, जैसे कि अभी 31 दिसंबर गया,
उससे पहले 1 महीने पहले से हम हर राज्य में हम मोबाइल वैन घुमाए। शायद आपको पता होगा, मध्य प्रदेश में 100 वैन घुमा है, राजस्थान में हमने घुमाया है, यूपी में घुमाया है। उस वैन में, मोबाइल वैन में सारा जानकारी, ऑफिसर्स हमारे साथ में रहते हैं, उसमें माइकिंग होता है। एक तो वो है, दूसरा है कि ये किसानों के जो गोष्ठी होते हैं, किसानों के गोष्ठी में हमारे बंदे जाते हैं, हर बैंक में जाते हैं, हर सोसाइटी में जाते हैं। पर ये जो अभी स्वैच्छिक किया गया है, इससे क्या हुआ? इससे किसानों को एक चॉइस दिया गया, चाहे वो जोड़े या ना जोड़े। ये एक चैलेंज आ गया है। इसीलिए मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ कि किसान क्यों ना जोड़ेंगे? अगर उनका टोटल प्रीमियम मान लीजिए प्रति हेक्टर सारे क्रॉप मिला के ऑन एन एवरेज मैं बता सकता हूँ कि 40 से 50 हज़ार उसका नियमित राशि होता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन 40-50 हज़ार के सामने अगर आप एक्चुअल प्रीमियम दरें लगाए, जो कमर्शियल प्रीमियम है, वो करीबन बैठेगा आपको 5,000 से 6,000। 6,000 के सामने किसानों को तो सिर्फ 600 रुपये देना पड़ता है, 600, 700, 750 मैक्सिमम। तो क्यों ना दे? अगर 750 रुपया नहीं देना चाहते हैं, 50,000 का नुकसान ऐसा ही मतलब खुले आसमान के नीचे है, आप ये कृषि कर रहे हैं। उसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से जो 85%, 90% जो आना था वो भी आप छोड़ रहे हैं। तो स्वैच्छिक किया गया तो अच्छी बात है, क्योंकि ये किसानों को एक एम्पावरमेंट, उनको एक हाथ में एक विचार देने के लिए कहा गया। इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ दे, जरूर जोड़े। बिल्कुल, इसका आग्रह लगातार किया जा रहा है। और अरविंद जी, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, कवर नोट में क्या प्रॉब्लम है किसान को देने में? जितने भी ऋणी किसान हैं जो बैंकों से लोन लेते हैं, लोनी फार्मर है, हर किसान को एक इंग्लैंड पत्र भेजा जाएगा जिसमें उसका नाम, जमीन का रकबा, उसका फसल कौन सी फसल है, बीमित है, किसान का अंश कितना है, राज्यांश कितना है, केंद्रांश कितना है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ये सारी सूचनाएं उस पत्र में होती हैं और ये बड़े पैमाने पे भेजे जा रहे हैं। वो पोदार जी मेरे बगल में बैठे हैं, पक्का बताएंगे कितने उन्होंने भेजे हैं। वो बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी शुरुआत है, बराबर में मांग कर रहा है कितने बार। बिल्कुल, तो कई सुझाव आप दे चुके हैं कृष्णवीर जी। कुछ और चलते चलते आप कहना चाहेंगे इस योजना को और कैसे बेहतर बनाया जा सके? और खास तौर पे आप किसान नेता हैं, बताएं हमारे किसानों को, उन्हें किस तरह से जुड़ना चाहिए, इससे क्या लाभ होंगे उन्हें? मेरा तो सभी किसान भाइयों से देश के कोने कोने में यही निवेदन है कि आपको बहुत कम धनराशि अदा करनी है और आपकी फसल को पूरी तरह से सुरक्षा रहेगी। आप इसलिए इसको अपनाइए। लोन है तब भी अपनाइए, लोन नहीं है तब भी अपनाइए। ये बहुत जरूरी है। हमारे उस व्यवस्थाओं के खतरा बता के नहीं आता है। एक्सीडेंट होता सड़क पे पता नहीं लगता, ऐसी फसल में कब ओले पड़ जाए। एक तो क्लाइमेट चेंज होने से वैसी वेदर एकदम पूरा हौच पौच हो गया है, पता नहीं है कि अभी एकदम कैसा मौसम हो जाएगा। है? अभी देखिए पाले से आलू की फसल को जो है बच गया इस बार, क्योंकि बरसात हो गई अभी नॉर्थ इंडिया में, और नहीं तो फसलों का नुकसान होते हुए देर नहीं लगती है। और मेरा सिर्फ इतना ही आग्रह है कि इसको अपनाना चाहिए और प्रदेश सरकारों को इसमें पूरी तत्परता से, ईमानदारी के साथ और किसानों के साथ खड़े होते हुए इसको जोड़ना चाहिए और बताना चाहिए कि इसका लाभ ये है। और उसमें जो भी समस्याएं हैं उनको अपने स्तर से, मेरा प्रदेश सरकारों से आग्रह रहा है कि आपकी इसमें बड़ी जिम्मेदारी है, आप इसमें अपने बिल्कुल बढ़ चढ़कर उन्हें भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए। अरविंद जी, आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे कैसे ये योजना और प्रभावी और बेहतर बने? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि अभी एक ढांचा बन गया है इसका, लेकिन ये देखना होगा कि एक विशाल देश है हम, जिसमें द्वीपों से लेके पहाड़ों तक का पूरा एक बड़ा हिस्सा है और अलग अलग भाषाओं में किसानों से आपको संवाद करना है। जो है आप यहाँ हैं तो हिंदी इलाकों में आपको हिंदी में बात करना है, कहीं तमिल में करना है, कहीं तेलुगु में। तो जो बीमा कंपनियों को जो एक नेटवर्क अलग अलग जगहों पर बन रहा है, एक ढांचा बन रहा है, उसको बनने में थोड़ा सा समय तो लगना है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो बात अभी आई है कि जंगली पशुओं का, जंगली पशुओं में क्या है कि नील गाय सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं, कुछ जगहों पर बंदर, कुछ जगह वो। लेकिन जो है उत्तर प्रदेश और कई मैदानी इलाकों में ये भी देखने को मिल रहा है कि जो छुट्टा जानवर हैं, खासतौर पर जैसे बुंदेलखंड में अन्ना प्रथा के नाते गाय वगैरह काफ़ी नुकसान पहुंचा रही है। तो आगे चल करके इसमें झगड़ा हो सकता है बीमा कंपनियों में और राज्य सरकार के बीच में कि ये जंगली जानवर ने इन फसलों को नुकसान पहुंचाया है या जो है वो पालतू है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि मेरा सुझाव ये है कि सरकार को चाहिए कि कोई भी जानवर अगर वो छुट्टा है, मैं
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी अपनी ही गाय मेरा जाके खाना को अपना खेत को नुकसान पहुंचा रही है तो आप उसके लिए मुआवजा दीजिए, लेकिन अगर वो बाहर है, अगर उस तरह से छुट्टा जानवर है, अगर उन्होंने नुकसान पहुंचाया तो उसको शामिल करना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि एक अभियान चलाया जाना चाहिए, चूंकि योजना में शामिल है जो बटाईदार किसान है। आज बहुत बड़ी संख्या है उनकी जो कि बटाई पर खेती करते हैं, जमीन उनके नाम होती नहीं है। सूखा राहत वगैरह जो राज्य सरकारें देती हैं वो उनको देती है जिनके नाम पे जमीन होती है। तो बटाईदार को भी मैंने चाहिए कि इस योजना से शामिल हो, क्योंकि खासतौर पर उन इलाकों में जहाँ संकट के दौर से गुजरती है, कभी कोई पता नहीं है। और सबसे बढ़िया जो मुझे इस योजना में लगता है, मैं बताऊं जिस पे चर्चा नहीं हुई, कि पोस्ट हार्वेस्ट जो है आप 14 दिन के बाद वो कवर कर रहे हैं, क्योंकि कोई ठिकाना नहीं, आपकी फसल कट भी गई है तो इसके बाद कोई ऐसी आपदा आ जाए जिसमें नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई का कम से कम एक प्राविधान है। लेकिन थोड़ा जागरूकता के लिए अलग अलग भाषाओं में मीडिया को भी आप किसान, पहले आपको बहुत बधाई कि जो है आप लोगों ने इस बारे में कम से कम 5 साल पर एक बढ़िया पहल की है, लेकिन इसे और विस्तृत और व्यापक बनाने की जरूरत है। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग राज्यों को अलग अलग नीतियों के साथ बना करके। तो डॉक्टर भूटानी, चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर कई सुझाव निकल कर आए हैं, उन सुझावों पर, और 5 साल तो बेहतरीन गुजरे हैं और लगातार इस योजना ने काफी अच्छा जो है प्रदर्शन किया है। भविष्य के लिए आप लोगों ने क्या लक्ष्य तय किए हैं? देखिए, पहली बात है कि सबसे बड़ा जो क्रिटिकल जो इस योजना का है कि वो फसल कटाई प्रयोग जी, उसमें समय लगना, उसमें उसकी विसंगतियां, उस चैलेंज को मीट करना सबसे बड़ी बात, जिसके आधार पर आकलन हो रहा है फसल के नुकसान का जी। तो भारत सरकार, कृषि मंत्रालय पूरी कोशिश कर रहा है कि हम तकनीकी एक सिस्टम प्रोटोकॉल बनाए जिससे कि फसल कटाई प्रयोग या तो बिल्कुल कम हो जाए या उनके ना के बराबर जरूरत पड़े। उसमें हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि 2 साल में हम फसलों का तकनीक के द्वारा आकलन करके उपज का और नुकसान का हम ये बीमा की राशि अपने किसान भाइयों तक पहुंचा पाएंगे। एक बड़ा चैलेंज ये है। मैं बोलूंगा सबसे बड़ी एक चुनौती हमारे सामने वही है। 2 नंबर पे जैसा कि बताया हमारे साथियों ने कि एक प्रचार प्रसार में और उसको मजबूत करने की जरूरत है, किसानों तक पहुंचने की जरूरत है। जब जो ये योजना स्वैच्छिक हो चुकी है तो अब उपाय भी नहीं है कि राज्य सरकारों के पास भी और कंपनी के पास भी, अगर नहीं जाएंगे तो किसान नहीं जुड़ेगा। किसान को जोड़ना है तो किसान के घर जाना होगा, उसको अच्छे से योजना के बारे में बताना होगा। तो ये चैलेंज है, इसके लिए हम अच्छे से काम कर रहे हैं। उम्मीद है हम अच्छे से इसको और मजबूत कर पाएंगे, प्रचार प्रसार को, सब किसानों को इसकी योजनाओं की जो फायदे हैं वो अच्छे से बता पाएंगे और फिर वो खुद निर्णय ले सकते हैं कि जुड़ना है या नहीं। जी बिल्कुल। तो बीते 5 सालों में इस योजना ने कई पड़ाव पार किए हैं और बहुत सारी जो है इसमें बदलाव किए गए हैं बेहतरी को देखते हुए। जहां पर फसल कटाई के लिए कहा जा रहा है कई तरह की तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, पारदर्शिता बरती जा रही है। इसके लिए वेब पोर्टल से लेकर ऐप तक किसानों के लिए उपलब्ध है, तमाम जानकारियां उन्हें वहां से मिल जाती है। इसके अलावा बहुत ही कम प्रीमियम पर उन्हें बीमा मिल जाता है और अगर औसतन देखा जाए तो हर किसान जो बीमा के लिए 100 रुपए दे रहा है तो नुकसान होने की स्थिति में औसतन उसे 533 के करीब उसे क्षतिपूर्ति मिल रही है, यानी कि काफी ज्यादा क्षतिपूर्ति उन्हें मिल रही है। वहीं सरकार का ध्यान लगातार इस योजना के ऊपर है, जहां हम देख रहे हैं कि 2016 में 8,000 करोड़ के आसपास इसका बजट था, तो 2020 आते आते ये बजट बढ़कर 15,500 करोड़ तक पहुंच गया है। तो लगातार जो सरकार है उसका ध्यान इस योजना के ऊपर है ताकि जो किसान है उसे एक सुरक्षा कवच मुहैया कराया जा सके और इसके लिए जो तमाम परेशानियां इस बीच उसे उठानी पड़ती है उसे दूर किया जा सके। तो हमारी भी उम्मीद है कि बीते 5 साल में जो उपलब्धि इस योजना ने हासिल की है उससे कहीं ज्यादा आने वाले 5 सालों में ये योजना हासिल करेगी और किसानों को लगातार लाभ पहुंचाती रहेगी। चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का और हमारे अन्नदाता किसानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए और अपनी बात हमारे साथ साझा की। फसल बीमा के 5 वर्ष इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।